गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए थर्ड ईयर की इकोनॉमिक्स की क्लास में टॉपिक भुगतान संतुलन चल रहा है। भुगतान संतुलन किसे कहते हैं, व्यापार संतुलन किसे कहते हैं, भुगतान संतुलन में किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है और व्यापार संतुलन में किन चीज़ों को शामिल किया जाता है, ये सारी चीज़ें पिछली क्लास में हो चुकी। इसके अलावा विभिन्न अर्थशास्त्रियों के द्वारा परिभाषाओं के बारे में भी देखा भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन के अंतर्गत। इसके साथ ही व्यापार संतुलन एवं भुगतान संतुलन में अंतर को देखते हुए ये सारी चीजें पिछली क्लास में हो चुकी। आज की बात करते हैं भुगतान संतुलन की संरचना की, भुगतान संतुलन की जो बनावट है उसकी संरचना है, उसमें किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आप भुगतान संतुलन की संरचना हेडिंग डालिए। भुगतान संतुलन की संरचना कि किन किन चीजों को मिलाकर या किन किन चीजों से भुगतान संतुलन की बनावट होती है, उसकी संरचना होती है, इसके बारे में। तो भुगतान संतुलन की मधु की जो प्रविष्टियां हैं, इसमें दो खाते होते हैं। इसके अंतर्गत दो खाते बताए जाते हैं। एक तो होता है आपका चालू खाता और दूसरा होता है आपका पूंजीगत या पूंजी खाता। एक होगा आपका चालू खाता और सेकंड होगा आपका पूंजी खाता। तो इसमें संरचना में क्या क्या चीजें आएंगी, इसको अपन सारणी के द्वारा बना लेते हैं, फिर इसका वर्णन किया जाएगा। इसमें दो खाते होते हैं। एक तो क्या होता है चालू खाता। चालू खाते के अंदर कौन कौन सी चीजें आएगी उसके बारे में देखेंगे। और एक होता है आपका सेकंड, जो कि पूंजी खाता कहलाता है। इन दोनों ही खातों के द्वारा भुगतान संतुलन की संरचना या भुगतान संतुलन इसके दोनों में के द्वारा ही इसमें शामिल किया गया है। अब बात करते हैं अपन चालू खाते की। चालू खाते में तीन चीजें आती हैं, जिसके अंतर्गत वस्तुएं, जिसमें वस्तुओं का आयात और निर्यात होता है। और वो कौन सी वस्तुएं होती है, वो वस्तुएं होती है दृश्य वस्तुएं, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। व्यापार संतुलन के अंतर्गत वस्तुओं का आयात और निर्यात किया जाता है, जिसमें दृश्य मदें आती है। दृश्य मदें वह मदें कहलाती है जो कि बंदरगाह पर रजिस्टर में दर्ज की जाती है, जिनका रिकॉर्ड दर्ज होता है वो दृश्य मदें कहलाती है। और ऐसी मदें जिनका बंदरगाह में रजिस्टर में कोई भी रिकॉर्ड दर्ज नहीं किया जाता है, वो अदृश्य मदों के अंतर्गत आता है। तो इसके अंतर्गत फर्स्ट जो होगा वो होगा आपका वस्तुओं का आयात निर्यात। इसको भी तीन भाग होंगे इसके। फर्स्ट होगा आपका वस्तुएं। अब वस्तुएं हैं तो इन वस्तुओं का आयात और निर्यात। सेकंड होगा आपका सेवाएं। वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात होता है ना, तो इसमें क्या किया है इन्होंने, वस्तुओं को एक पार्ट में रखा है, सेवाओं को दूसरे पार्ट में रखा है। और थर्ड पार्ट हो गया सेवाओं का भी आयात निर्यात हो गया। और ये हो गया आपका उपहार, जिसे अपन गिफ्ट कहते हैं या भेंट भी बोलते हैं। ये तीनों चीजें चालू खाते में शामिल की जाती है। बात करते हैं पूंजी खाते की। पूंजी खाते में जो है निजी खातों का शेष भुगतान, निजी जो कि प्राइवेट सेक्टर होता है, प्राइवेट कोष्टक में
फिर आएगा इसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से समृद्ध भुगतान एवं प्राप्तियां। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल, जो अंतर्राष्ट्रीय का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल, दूसरे देश से संबंधित जो संस्थाएं होती है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से समृद्ध यानी संबंधित भुगतान देना व प्राप्तियां हम प्राप्त करेंगे, वो लेनदारी आ जाती है। जब हम भुगतान करते हैं तो वो देनदारी के अंतर्गत आ जाता है। फिर है थर्ड इसमें स्वर्ण का हस्तांतरण, स्वर्ण सोना का हस्तांतरण, स्वर्ण का जो हस्तांतरण होगा, जो लेन देन होगा, वो आपके पूंजी खाते के अंतर्गत आता है। लास्ट है सरकारी खातों का शेष भुगतान, सरकारी खातों का शेष भुगतान। ये आपकी चार चीजें जो है पूंजी खाते के अंतर्गत आती है, और जो तीन चीजें हैं ये आपकी ये आती है चालू खाते के अंतर्गत। इनको आप जो है या तो बना लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा भी ठीक लगे। अब चालू खाते में क्या क्या चीजें जो आ रही है उन सबका अपन विस्तार पूर्वक वर्णन देखेंगे। फर्स्ट लिखिए चालू खाता। भुगतान संतुलन की संरचना के अंतर्गत फर्स्ट है आपका भुगतान संतुलन की संरचना के अंतर्गत फर्स्ट जो है आपका वो है चालू खाता। और चालू खाते में भी आपका जो फर्स्ट है वो है वस्तुओं, जो वस्तुएं हैं उनका आयात व निर्यात। आयात निर्यात बताइए, जब हम किसी देश को वस्तुएं बेचते हैं हमारे देश से तो वो निर्यात कहलाता है। उसके बदले में हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। विदेशी मुद्रा को कन्वर्ट करके वो हमें भुगतान देते हैं। इसी प्रकार हमारे देश के द्वारा जो वस्तुएं विदेशों से मंगाई जाएगी उसको आयात कहा जाता है। तो हमारे देश का आयात उस देश का निर्यात होता है, और हमारे देश का निर्यात उस देश का आयात होता है। इसके अंदर देखिए वस्तुओं का आयात निर्यात, वस्तुओं का आयात निर्यात करो इसको। जो वस्तुएं होगी उनका जो आयात निर्यात किया जाएगा वो आपके चालू खाते के अंतर्गत आती है। किसी देश के भुगतान संतुलन की यह सबसे प्रमुख मद होती है जिसमें वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता है। जिन वस्तुओं का हमारे यहाँ पर ज्यादा मात्रा में उत्पादन होता है हम उन वस्तुओं को विदेशों में निर्यात कर सकते हैं, और जिन वस्तुओं का हमारे यहाँ पर उत्पादन कम होता है उन वस्तुओं को हम विदेशों से हमारे देश के अंदर मंगा सकते हैं। इस प्रकार इन वस्तुओं का जो आयात निर्यात हो रहा है, इन वस्तुओं के आयात निर्यात की जो मदें होती है उसको दृश्य मद भी कहते हैं, जो कि बंदरगाह पर रजिस्टर में
दर्ज की जाती है। जब एक देश वस्तुओं का निर्यात करता है, जब एक देश के द्वारा वस्तुओं का निर्यात किया जाता है तो उसे विदेशों से भुगतान प्राप्त होता है, और जो भुगतान प्राप्त हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? लेनदारी। क्या बोला जाता है? लेनदारी। हमें उससे पैसा लेना है, इसलिए उसको लेनदारी बोला जाता है। तथा जिन वस्तुओं का आयात किया जाता है उसके फलस्वरूप उसे उन देशों को भुगतान करना पड़ता है, अर्थात उसके दायित्व बढ़ जाते हैं और उसको क्या बोला जाता है? देनदारी बोला जाता है। देनदारी का मतलब होता है देना, यानी जब हम प्राप्तियां करेंगे वस्तुओं का निर्यात करने के फलस्वरूप तो हमें लेना है, और जब हम भुगतान करेंगे वस्तुओं का आयात करने के फलस्वरूप तो हमें पैसे को क्या करना है? देना है। इस प्रकार वस्तुएं, जिन वस्तुओं जो कि दृश्य वस्तुएं होती है, उन वस्तुओं का आयात निर्यात चालू खाते के अंदर शामिल किया जाता है। सेकंड बात करते हैं सेवाएं की। अब व्यापार संतुलन, भुगतान संतुलन के अंतर्गत आपको मैंने बता ही दिया था कि भुगतान संतुलन के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात शामिल किया जाता है। तो सेकंड जो बात आ रही है वो आ रही है आपकी सेवाएं की। दो देशों के बीच केवल वस्तुओं का ही आयात निर्यात नहीं होता है, बल्कि सेवाओं के रूप में भी आयात निर्यात किया जाता है। ये मुख्य जो है 3 प्रकार की सेवाएं होती है। उन तीनों प्रकार की सेवाओं के बारे में बताऊंगी। तो जिन भी देशों को जिन सेवाओं की आवश्यकता होती है वो विदेशों से मंगा सकते हैं और अपने देश से दूसरे देशों में सेवाओं को भेज सकते हैं। इसके अंतर्गत 3 प्रकार की सेवाएं होती है। सबसे पहला है व्यापारिक कंपनियों के रूप में। फर्स्ट है आपका व्यापारिक कंपनियों, जिनके द्वारा क्या किया जाता है? व्यापार किया जाता है। ये व्यापारिक कंपनियों में आती है, जैसे कि बैंक एवं बीमा कंपनी की जो सेवाएं होगी, जैसे बैंक एवं बीमा कंपनी की सेवाएं इसके अंतर्गत आएगी। कहने का मतलब बैंक और बीमा कंपनी की जो सेवाएं होती है, एक देश दूसरे देश में स्थापित कर सकता है, दूसरा देश हमारे देश में स्थापित कर सकता है। इस प्रकार जो है व्यापारिक कंपनियों के रूप में सेवाएं प्रदान की जाती है एक देश से दूसरे देश में। सेकंड बात होती है विशेषज्ञों की। स्पेशलिस्ट जिसको बोलते हैं, साइंटिस्ट के रूप में ले लो। स्पेशलाइजेशन जहां पर आ जाता है वो विशेषज्ञों के अंतर्गत आता है। इस विशेषज्ञों में चिकित्सक हो गए, जो कि डॉक्टर्स, इंजीनियर हो गए, तकनीकी विशेषज्ञ, इन सभी की सेवाएं अगर हम दूसरे देश से ले रहे हैं तो वो हमारे यहाँ पर आकर काम करते हैं। हमारे यहाँ पर काम करेंगे तो उन्हें हमारे देश की मुद्रा प्राप्त होगी। वो जब अपने देश के अंदर जाएंगे तो वो हमारे देश की मुद्रा को अपने देश की मुद्रा में परिवर्तित करके वहाँ पर लेके चले जाते हैं। अगर हमारे यहाँ के डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, टेक्नीशियंस हैं, ये अगर विदेशों में काम कर रहे हैं तो उन्हें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। उस विदेशी मुद्रा को वो भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करके अपने देश में ला सकते हैं। इस प्रकार जितनी ज़्यादा सेवाएं जिस देश के द्वारा दी जाती हैं उसे उतनी ही विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। इस प्रकार दूसरे देश के व्यक्ति हमारे यहाँ पर आकर हमारे देश के व्यक्ति जो कि चिकित्सक के रूप में, इंजीनियर के रूप में,
टेक्नीशियंस के रूप में जो है जाकर विदेशी मुद्रा अर्जित करके हमारे देश की आय को बढ़ा सकते हैं। जब हमारे यहाँ के लोग ज़्यादा मात्रा में जाएंगे तो हमें उनसे विदेशी मुद्रा ज़्यादा रूप में प्राप्त होगी। इस प्रकार विशेषज्ञों के अंतर्गत करिए, जैसे चिकित्सक, इंजीनियर, तकनीकी विशेषज्ञ, तकनीकी विशेषज्ञ आदि, तो इन सेवाओं का भी आयात और निर्यात किया जाता है। इसलिए ये आपकी जो है सेवा के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट थर्ड जो है वो है शिक्षण एवं भ्रमण के लिए विदेशों में जाने वाले, शिक्षण पढ़ने के लिए एवं भ्रमण घूमने के लिए, शिक्षण एवं भ्रमण के लिए। क्यों? क्योंकि जब यहाँ का स्टूडेंट्स अगर वो अच्छी एजुकेशन के लिए विदेशों में जा रहा है या घूमने के लिए जा रहा है तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आएगी। शिक्षण एवं भ्रमण के लिए विदेशों में जाने वाले पर्यटकों के द्वारा उपभोग की जाने वाली सेवाएं। लिखिए इसके अंतर्गत, शिक्षण एवं भ्रमण के लिए विदेशों में जाने वाले, विदेशों में जाने वाले पर्यटक जो हमारे देश से दूसरे देश के अंदर जाएंगे तो पर्यटकों के द्वारा उपभोग की जाने वाली सेवाएं, पर्यटकों के द्वारा उपभोग का मतलब काम में नहीं जाने वाली, उपभोग की जाने वाली सेवाएं। इस प्रकार ये सेवाओं के अंतर्गत 3 चीजें बताई गई है। इन तीनों चीजों के रूप में सेवाएं प्रदान की जाती है एक देश से दूसरे देश को। इसके अंतर्गत आपकी व्यापारिक कंपनियां हो गई, व्यापारिक कंपनियों में बैंक और बीमा, इसके अलावा विशेषज्ञ जो कि चिकित्सक के रूप में, इंजीनियर के रूप में, टेक्नीशियंस के रूप में जो सेवाएं दी जाती है वो। थर्ड आपको पढ़ने के लिए या घूमने के लिए विदेशों में जाने वाले पर्यटकों के द्वारा उपभोग की जाने वाली सेवाएं आपके चालू खाते के अंतर्गत आती है। तो जिस देश के द्वारा उक्त सेवाएं, इन तीनों सेवाओं जो है जो कि मैंने आपको बताई है, इन तीनों प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती है। जिस देश को अगर फर्स्ट प्रकार की सेवाएं चाहिए तो फर्स्ट प्रकार की लेना, दूसरे प्रकार की नहीं चाहिए तो वो नहीं लेगा, तीसरे प्रकार की चाहिए तो लेगा। यानी जिस भी सेवा की उसे आवश्यकता है उसको वो दूसरे देश से प्राप्त कर सकता है, और जिस सेवा यानी जिस चीजें भी उस पर यहाँ पर उसकी बहुतायत मात्रा में है तो वो दूसरे देश को जो है आयात के रूप में भी कर सकता है। तो वह उस देश के लिए अदृश्य निर्यात के समान होती है। ये सारे जो सेवाओं के रूप में है ये सारे अदृश्य निर्यात के अंतर्गत आते हैं, एवं जिस देश के द्वारा उक्त सेवाओं का उपयोग किया जाता है वह उस देश के लिए अदृश्य आयात होते हैं। क्योंकि मैंने आपको ये चीज पहले ही बता दी कि एक देश का निर्यात दूसरे देश का आयात होता है और एक देश का आयात दूसरे देश का निर्यात होता है। ये सारी अदृश्य सेवाएं जो कि आयात और निर्यात की जाती है, इन सारी चीजों के बदले उसे भुगतान करना पड़ता है। अगर आप अदृश्य सेवाएं निर्यात कर रहे हो तो आपको प्राप्तियां होगी, यानी कि लेनदारी बढ़ जाएगी आपकी, और अगर आप अदृश्य आयात कर रहे हो तो आपकी देनदारी यानी भुगतान करना पड़ेगा, वो बढ़ जाएगा। लेनदारी और देनदारी देना पड़ता है, लेनदारी लेना पड़ता है प्राप्त के रूप में। ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आएगी। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट बात करते हैं उपहार की, जो कि चालू खाते के अंतर्गत आता है। थर्ड है आपका उपहार।
उपहार या भेंट या गिफ्ट, बात एक ही है। उपहार में जो बात करते हैं, कभी कभी एक देश के द्वारा विदेशों में रहने वाले नागरिकों को वस्तुओं के उपहार भेजे जाते हैं। कभी कभी एक देश द्वारा विदेशों में रहने वाले नागरिकों को, कहने का मतलब हमारे रिलेटिव्स अगर विदेशों में रह रहे हैं तो उनको उपहार भेजे जाते हैं, जो इन्हें प्राप्त करने वाले देश के भुगतान संतुलन के लेनदारी पक्ष में शामिल किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब आपको कोई उपहार के रूप में कोई चीज भेज रहा है तो उपहार के बदले में पैसा थोड़ी दिया जाता है, पैसा नहीं दिया जाता है, तो वो उस देश के लेनदारी के रूप में, क्योंकि उपहार हमें गिफ्ट के रूप में प्राप्त हो रहा है, किया जाता है। जिस देश द्वारा उपहार दिए जाते हैं उनका कोई भुगतान प्राप्त नहीं होता है, अतः उन्हें भुगतान का देनदारी पक्ष में एक पक्षीय स्थानांतरण के वर्ग में ही रखा जाता है। कहने का मतलब अगर आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो तो उसके बदले में वो आपको भुगतान नहीं देगा, वो पैसे नहीं देगा, तो जिस देश के द्वारा या जिस देश के द्वारा दूसरे देश के नागरिक को, आपका रिलेटिव है लेकिन वो रह रहा है उसमें दूसरे देश में रह रहा है और आपके द्वारा अगर कोई गिफ्ट भेजा जा रहा है तो उसके भुगतान संतुलन के लेनदारी पक्ष में या लेनदारी जो वर्ग होता है उसमें शामिल कर लिया जाएगा। इस प्रकार उपहार आपका चालू खाते के अंतर्गत आता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद अपन बात करते हैं पूंजी खाते की। पूंजी खाता, पूंजी खाते के अंतर्गत 4 चीजों को शामिल किया गया था। उसमें आपको बताया था निजी खातों का शेष भुगतान, यानी प्राइवेट जो खाते होते हैं उनका शेष भुगतान। तो फर्स्ट लिखिए आप निजी खातों का शेष भुगतान। इसके अंतर्गत देखिए निजी खातों के शेष भुगतान में जो कि पूंजी खाते की मद है, इसके अंतर्गत निजी खातों को भी 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो होता है अल्पकालीन निजी पूंजीगत भुगतान तथा दूसरा होता है दीर्घकालीन निजी पूंजीगत भुगतान। तो इसके 2 पार्ट हैं। फर्स्ट है अल्पकालीन निजी पूंजीगत भुगतान और सेकंड है आपका दीर्घकालीन निजी पूंजीगत भुगतान। अल्पकालीन का मतलब कम समय होता है, दीर्घकालीन का मतलब लंबा समय होता है। तो अल्पकालीन पूंजीगत भुगतान और दीर्घकालीन पूंजीगत भुगतान, ये दोनों चीजें इसके अंतर्गत शामिल की जाती है। आपको सिर्फ इसके अंतर्गत इतना ही ध्यान रखना है कि निजी खातों का शेष भुगतान के अंतर्गत 2 खाते होते हैं, अल्पकालीन निजी पूंजीगत भुगतान और दीर्घकालीन निजी पूंजीगत भुगतान। नेक्स्ट बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से समृद्ध भुगतान एवं प्राप्तियां। जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती है, यहाँ लिख लूं मैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से समृद्ध यानी संबंधित भुगतान यानी देना एवं
लेनदारी के अंतर्गत आ जाएगी। लेनदारी और देनदारी, क्रेडिट और डेबिट जिसको बोलते हैं, उसके बाद आती है। अभी आप देखो एटीएम का यूज करते होंगे आप लोग, जब एटीएम से पैसा निकालते हो तो वो आपका डेबिट हो जाता है और आपके अकाउंट में कोई पैसा डाल रहा है तो वो क्रेडिट हो जाता है। तो आपका डेबिट हो जाएगा और आप उसको किसी और को भुगतान कर रहे हो तो वो उसका क्रेडिट हो जाता है। क्रेडिट का मतलब होता है जमा होना और डेबिट का मतलब होता है निकालना, माइनस होना। इस प्रकार नेक्स्ट जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से समृद्ध भुगतान एवं प्राप्तियों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बहुत सारी हैं, जैसे कि IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको बोलते हैं IMF, पूरा नाम आप लिख लेना, मैंने शॉर्ट नेम लिख दिया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC, जहां पर आई आ जाता है वो अंतर्राष्ट्रीय हो जाता है, समझना है इसको। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ जिसको बोलेंगे IDA। इसके बाद है विश्व बैंक जिसको बोलते हैं वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक जिसको वर्ल्ड बैंक बोला जाता है IBRD हो गया ये। एशिया विकास बैंक ADB, एशिया विकास बैंक आदि भी अल्पकालिक व दीर्घकालिक पूंजी देकर विभिन्न देशों की सहायता करते हैं। ये सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं। इन संस्थाओं के द्वारा जो है पूंजी प्रदान की जाती है जिस देश को भी पैसों की आवश्यकता है। इसके बदले में इन्हें ब्याज प्राप्त होता है, तो ब्याज जब प्राप्त होगा तो वो प्राप्तियों के अंतर्गत आ जाएगा। अगर हमने दूसरे देश की अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से पैसा ले रखा है तो इसके बदले में हमें ब्याज देना पड़ेगा, वो आपका भुगतान के अंतर्गत आ जाएगा, जिसको देनदारी बोलते हैं। ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है। इन्हें भी पूंजी खाते में जमा पक्ष में लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप दोगे तो उसका जमा हो जाएगा और जब हम किसी दूसरे देश से लेंगे तो वो जमा हो जाएगा और जब आप दूसरे देश को दोगे तो वो आपका माइनस के अंतर्गत आता है, जो कि भुगतान या देनदारी कहलाता है। ये सारी अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाएं हैं। जिस किसी भी देश को पैसों की आवश्यकता होती है तो वो इन संस्थाओं से पूंजी प्राप्त कर सकता है, इसके बदले में उसे ब्याज देना होता है। और जब दूसरा देश अगर आपकी अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाओं से पैसा ले रहा है तो वो आपको ब्याज देगा। इस प्रकार ये इसके अंतर्गत ये आएगा। नेक्स्ट है स्वर्ण का हस्तांतरण। स्वर्ण का हस्तांतरण, सोने का हस्तांतरण, जो कि किसके अंतर्गत आएगा? पूंजी खाते के अंतर्गत आता है। किसी देश के भुगतान संतुलन में स्वर्ण के आयात निर्यात को उसी तरह शामिल किया जाता है जिस प्रकार से वस्तुओं के आयात निर्यात को शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत कोई भी जब एक देश विदेशों से स्वर्ण खरीदता है तो स्वर्ण विक्रेता भुगतान प्राप्त करते हैं। अगर आप विदेशों से सोना खरीद रहे हो तो उसके बदले में आपको पैसा देना पड़ेगा। अगर कोई देश आपसे सोना खरीद रहा है तो उसके बदले में आपको पैसा प्राप्त होगा, तो जो प्राप्त होगा वो लेनदारी में और जो आप दोगे वो देनदारी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इस प्रकार स्वर्ण के हस्तांतरण में जिस प्रकार वस्तुओं का आयात निर्यात होता है उसी प्रकार स्वर्ण का आयात निर्यात भी किया जाता है। नेक्स्ट है सरकारी खातों का शेष भुगतान। सरकारी खातों का शेष भुगतान, ये आपकी पूंजी खाते की लास्ट पद है
ऋण के रूप में, ब्याज आदि के रूप में और अनुदान के रूप में शामिल की जाती है। इस प्रकार सरकारी खातों के शेष भुगतान में अगर आपने किसी देश को ऋण उधार दे रखा है तो उसके बदले में ब्याज प्राप्त होगा, और जब वो देश आपको ऋण चुकाएगा तो वो किस में आ जाएगा, लेनदारी में यानी प्राप्तियों में शामिल हो जाएगा। जब आप किसी दूसरे देश को जो कि आपने पैसा उधार ले रखा था उस पैसे को आप दोगे तो वो उसकी लेनदारी हमारी लेनदारी हो जाएगी, और उस ऋण के साथ साथ जब हम ब्याज भी देंगे, क्योंकि पूंजी का प्रतिफल ब्याज होता है, बता रखा है मैंने आपको, तो ब्याज भी देंगे तो वो उसके प्राप्ति में शो हो जाएगा और हमारे वो देनदारी में शो हो जाता है, उसका लेनदारी हो जाती है। इस प्रकार अनुदान की बात करते हैं। जब अनुदान दिया जाता है, सब्सिडी दी जाती है किसी देश के द्वारा दूसरे देश को, तो वो उसकी देनदारी, उसकी लेनदारी उसके द्वारा जब दी जाएगी तो उसकी देनदारी और हमारी लेनदारी में शामिल हो जाता है। इस प्रकार आपका भुगतान संतुलन की संरचना में ये पूंजी खाता और चालू खाते के अंतर्गत ये सारी चीजें शामिल की जाती है। इन दोनों खातों के अंतर्गत विभिन्न मदों को शामिल किया जाता है, जो कि मैंने आज आपको बता दिया। नेक्स्ट क्लास में, जो कि अगली क्लास होगी, उसके अंतर्गत भुगतान संतुलन में असाम्य किस प्रकार से उत्पन्न होता है या भुगतान संतुलन में असाम्य क्या क्या होता है, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। आज इतना ही।